डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम पढ़ने जा रहे हैं किरचॉफ का नियम, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ ने दो नियम दिए हैं अपने। पहला नियम देखिए, जैसे बहुत सारी तारें होती हैं जो कहीं एक जगह जुड़ती हैं। तो यहाँ पर हम चित्र बना रहे हैं, चित्र के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ये संधि है, जंक्शन। एक तार है जो इस तरह से जा रही है, इसमें करंट I1 है, और एक तार और है जो इस तरह से जा रही है, इसमें करंट I2 है। ये दोनों करंट यहाँ पर जाकर मिल जाते हैं इस जंक्शन पर, संधि पर, और फिर यहाँ से तीन मार्ग में बंटते हैं। इधर जो करंट गई, मान लीजिए I3 है, इसमें जो करंट गई I4 है, और इसमें जो करंट गई I5 है। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक संधि है, ये तार है, I1 करंट यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ पर I2 करंट, और यहाँ से I3 ऐसे निकल गया, I4 I5, इस तरह से। किरचॉफ ने सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कही कि इस संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, एल्जेब्रिक सम 0 होगा। इसका क्या अर्थ है? उन्होंने कहा कि इन दोनों तारों के द्वारा जितनी धारा यहाँ पहुंच रही है, वह सभी धारा तीन मार्ग में होकर बाहर चली जाती है। यानी कि इस संधि पर धारा शून्य रहती है। अब यहाँ पर चिन्ह परिपाटी थोड़ा हम लोग को अपनाना पड़ेगा, हमको ये मानना पड़ेगा, ये परिपाटी है कि जो धारा संधि की ओर जा रही है उसको हम धनात्मक मानेंगे, पॉजिटिव। तो I1 धनात्मक, I2 धनात्मक। जो धारा संधि से दूर जा रही है उसको हम ऋणात्मक मानेंगे, यानी कि I3 ऋणात्मक, I4 ऋणात्मक, और I5 भी ऋणात्मक। और इन सबका एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग का मतलब होता है कि हम चिन्ह सहित लिखें और उसके बाद उसका योगफल हम प्राप्त करें। तो चिन्ह सहित अगर हम लिखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा I1, ये पॉजिटिव होगा I2, I3 निगेटिव, I4 निगेटिव, I5 निगेटिव। और हमें मिलेगा क्या? हमें मिलेगा 0। इसका अर्थ ये हुआ कि संधि पर धारा का संचय नहीं होता है, ठीक है। अब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसे सिग्मा, बड़ा सिग्मा है I, ठीक है। मतलब बड़ा सिग्मा ऐसा नहीं लिखा। इसका अर्थ ये होता है कि जितनी धाराएं हैं सबका हम योगफल ले रहे हैं, तो ये योगफल होता है 0। ये है किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ के पहले नियम को संधि नियम भी कहते हैं, और किरचॉफ का पहला नियम आवेश के संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे धारा नियम भी हम कहते हैं, धारा नियम। तो बहुत से नाम हुए। किरचॉफ का पहला नियम, चूंकि यहाँ पर संधि पर बात हो रही है तो इसको हम संधि नियम भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आवेश संरक्षण है। जैसे धारा, क्या धारा किसे कहते हैं? तो आवेश का प्रवाही धारा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संधि पर आवेश का संचय नहीं हो पा रहा है। जो भी आवेश विभिन्न तारों के द्वारा पहुँच रहा है संधि पर, वो सभी आवेश फिर वो बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर आवेश संरक्षण का नियम का ये पालन कर रहा है, पहला नियम। अब आइए दूसरा नियम हम जाने। दूसरा नियम क्या है किरचॉफ का? तो इसके लिए हम एक चित्र के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे किरचॉफ का नियम।
देखिए यहां पर हम एक सेल डाल देते हैं, सेल, और यहां हम प्रतिरोध ले रहे हैं, बाह्य प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध हो गया। इसी प्रकार से हम एक दूसरा सेल भी यहां डाल रहे हैं, ये दूसरा सेल हो गया, ये प्रतिरोध R1 है, यहां हम एक प्रतिरोध ले रहे हैं, ये प्रतिरोध R2। ओके, सेल का विद्युत, हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल की दिशा ऋण से धन के तरफ होती है, तो इसको हम E1 मान लें। यहाँ पर जो विद्युत वाहक बल है, और यहाँ पे वैसे दिशा होगा माइनस से प्लस क्यू, माइनस से प्लस क्यू, और इसको E2 मान लें। दो विभिन्न विद्युत वाहक बल वाले दो सेल यहाँ पर लगे हुए हैं। ओके, एक इसमें हम प्रतिरोध ले लेते हैं, यहाँ प्रतिरोध है, प्रतिरोध R3। ओके, अब यहां से जैसे कि हम जानते हैं कि विद्युत धारा धन प्लेट से निकलती है और ऋण प्लेट पर वापस होती है, तो यहां से धारा निकल रही है I1, ऐसा मान लिया जाए। यहां से भी धारा निकलेगी धन प्लेट से, मान लीजिए I2 ये धारा है। ये दोनों धाराएं आकर यहाँ पर मिल जाती हैं, इसका हम नाम लिख देते हैं। दोनों धाराएं यहाँ पर मिल रही हैं, जैसे मान लीजिए बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, तो बिंदु ए एक संधि को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर दोनों धाराएं I1 और I2 इसमें मिल गई, और इसके बाद दोनों मिलकर इस तरह से निकल रही हैं। तो इसमें जो धारा है वो I1 प्लस I2 के बराबर है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही धारा यहाँ पर मिली है। फिर ये धारा I1 प्लस I2 प्रतिरोध R3 में जा रही है, ठीक है। अब यहां से तो I2 निकली थी धारा, वो I2 यहाँ फिर I1 का साथ छोड़ देती है और अपने ऋण के तरफ ये पहुंच रही है I2, इसका ऋण ये है, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद जो धारा इधर जा रही है ये I1 धारा है, जो अपने ऋण के तरफ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी I1 धारा। तो इस तरह से आपने देखा। चलिए किस तरह से धारा प्रवाहित हो रही है थोड़ा एक बार और हम समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो धारा है इस तरह से चली, यहाँ आ गई और फिर वो नीचे जा रही है, और इस तरह से ये धारा अपने ऋण पर लौटी है। इधर से जो धारा प्रवाहित हुई है E2 सेल से, वो ऐसे जा रही है, फिर इस तरह से होकर फिर ऐसे आ गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो दो खंड यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। एक खंड ये है, ठीक है, पहला खंड, और ये है दूसरा खंड। इस खंड का हम नाम देते हैं, इसी को हम कहते हैं पास, ठीक है, बंद पास। तो इसका नाम दे देते हैं पास। पास इसका नाम होता है, इसका भी नाम पास होता है, फेच करते हैं इंग्लिश में इसको, पास इसका नाम है। ओके, तो आइए यहां पर हम देख रहे हैं यह एक परिपथ है। पूरी संरचना का नाम परिपथ होगा, सर्किट। और इस परिपथ में हम देख रहे हैं दो ये खंड हैं, इन खंडों को हम कहेंगे पास, फेस। अब अगर देखा जाए कि प्रत्येक खंड किन किन चीजों से मिलकर बने हैं, तो हम देख रहे हैं यहां पर एक भुजा है, ये एक भुजा हो गई, यह भी एक भुजा हो गई, और यह भी एक भुजा हो गई। मतलब पास एक चार भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, चार खंडों से मिलकर बना हुआ है। उसी प्रकार से पास दो की अगर हम बात करें तो यह भी चार खंडों से मिलकर बना है। एक खंड ये हो गया, दूसरा खंड ये, तीसरा और चौथा। इसमें अगर बीच वाला हम ये देखें खंड,
तो ये दोनों में कॉमन है, एक में भी और पास दो में भी। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भुजाएं दिख रही हैं इनका नाम होगा खंड। खंड ये पार्ट हो गया। तो पूरी संरचना क्या कहलाएगी? परिपथ, सर्किल। ये जो पास 1 पास 2 है, दो पास है यहाँ पर, ठीक है, और ये पास विभिन्न खंडों से मिलकर बने हुए हैं। तो ये तीन नाम आपको याद रखना है। ओके, अब आइए भिन्न भिन्न खंडों में देखा जाए क्या क्या चीज लगा हुआ है। तो इस खंड की अगर हम बात करें तो इसमें प्रतिरोध R1 है और इसमें सेल E1 है। ठीक, अगर हम इस खंड की बात करें तो इसमें कहीं प्रतिरोध नहीं दिख रहा है और सेल भी इसमें नहीं दिख रही है। इस खंड की अगर हम बात करें तो इसमें स्पष्ट रूप से एक प्रतिरोध R2 है और एक सेल E2 है और इसकी धारा I2 है। यहाँ पर प्रतिरोध R1 है, सेल E1 है और इसमें धारा I1 है। मतलब तीन चीजें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रही है। इसमें इस खंड में क्या क्या दिख रहा है? यहाँ पर धारा I1, सेल E1 और प्रतिरोध R1, ये तीन चीजें इस खंड में दिख रही हैं। अब आइए हम बात करें इस खंड में। तो इस खंड में प्रतिरोध नहीं दिख रहा है, इसमें विद्युत वाहक बल नहीं लगा हुआ है, लेकिन इसमें धारा तो बह रही है। तो इसमें धारा है, धारा I1 इसमें है। ठीक, इस खंड की अगर बात करें तो क्या क्या चीज दिख रहा है? इसमें R2 प्रतिरोध दिख रहा है, विद्युत वाहक बल E2 भी दिख रहा है और इसमें धारा है I2। ये तीनों चीजें इसमें मौजूद हैं। इसमें अगर देखा जाए तो धारा I1 प्लस I2 है, लेकिन इसमें प्रतिरोध नहीं दिख रहा है, विद्युत वाहक बल सेल नहीं दिख रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो धारा तो ठीक है I1 प्लस I2 है, प्रतिरोध R3 है, लेकिन इसमें कहीं सेल नहीं लगा हुआ है। इसमें धारा I1 और I2 दोनों है। ओके, इसमें धारा I2 है, इसमें धारा केवल I1 है। इस तरह से किस खंड में कौन सी धारा है, किस खंड में कितना प्रतिरोध है, किस खंड में सेल है अथवा नहीं, इस बात की जानकारी इस चित्र से मिल जाती है। अब आइए, अब हम यह समझने का प्रयास करें यहाँ पर कि किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में क्या कहा। किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में कहा, किसी भी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह बात किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में कहा। आइए इसको अब समझने का हम प्रयास करें। तो एक हम बंद पास लेते हैं 1 पास, यहां तो ठीक है, ये तो एक परिपथ है और इस परिपथ में से एक बंद पास हमने ले लिया 1। तो बंद पास 1 में, ओके, 1 में 4 खंड हैं और 4 खंड के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। तो चलिए हम यहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं, यहाँ से इस बिंदु से, और इस तरह से चलेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर इधर जाएंगे और फिर हम यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, हम जो चल रहे हैं हम धारा नहीं हैं, हम धारा नहीं हैं। धारा किस तरह से चल रही है ये मैं आपको बतला दिया, इस फिगर में आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। हम जो चल रहे हैं वो हम बंद पास में चल रहे हैं और बंद पास में चलने का तरीका यही होता है
कि जिस बिंदु से आप चलेंगे उस बंद पास में उसी बिंदु पर आपको पहुंचना होता है। तो विभिन्न खंडों से गुजरते हुए आपको इस बिंदु से यात्रा करनी है और उसी बिंदु पर फिर आपको पहुंचना है। तो आप यहां से नहीं पहुंचेंगे क्योंकि ये तो बंद पास 2 हो गया, आपको बंद पास 1 में यात्रा करनी है। तो यहां से जब चलेंगे आप ऐसे तो यहां पहुंचेंगे और फिर इस तरह से चल के आप फिर उसी बिंदु पर पहुंच जाते हैं। हाँ, ये याद रहे कि रास्ता भटकना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ से चलना शुरू किया और यहाँ आ गए, जब यहाँ आएंगे तो आप रोक दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको केवल बंद पास 1 में चलने की अनुमति थी, आप बंद पास 2 में कैसे आ गए ना। हाँ भाई, देखिए कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं और जो गाइडलाइन जारी की गई थी, पहली गाइडलाइन लॉकडाउन 1, तो उसमें क्या था, एक जिला से दूसरे जिला में आप नहीं जा सकते हैं। एक जिला में थे, दूसरे जिला में, अगर दूसरे जिला के रास्ते पर आप नज़र आ गए तो आप पकड़ लिए जाते थे कि अरे भाई आप ये तो मऊ डिस्ट्रिक्ट का ये रास्ता है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तो बलिया का रहने वाले, क्यों यहाँ आ गए ना। तो आप पकड़ लिए जाएंगे। इसलिए आप समझिए कि ये 2 जिला हैं और ये बॉर्डर है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, अपने जिला में रह जाना है। तो आप यहाँ से चले, यहाँ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, पुलिस लगी हुई है, आप दूसरे जिला में नहीं जाएंगे। हाँ, इधर जा सकते हैं क्योंकि ये तो आपका बॉर्डर ही है, इस पर आप मूव कर सकते हैं। ओके, ये चलने का हमारा तरीका है। अब आइए इसमें जब हम ऐसे चल रहे हैं तो हम धारा की दिशा में जा रहे हैं। ओके, यहाँ से यहाँ भी हम आए तो धारा की दिशा में जा रहे थे, लेकिन यहाँ से जब मतलब ए से जब हम बी के तरफ पहुँच रहे हैं तो हम धारा की दिशा में नहीं जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं। ओके, और फिर यहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो धारा की दिशा में जा रहे हैं। तो देखा जाए तो जो बिंदु बी है ना, बी से जब ऐसे चलेंगे तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, धारा की दिशा में चल रहे हैं, और ए पर पहुंचे तो धारा की दिशा में चल रहे हैं। लेकिन आप ए से बी की ओर पहुंचते हैं तो धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं। तो क्या इसका भी प्रभाव पड़ता है कि धारा की दिशा में चलें, धारा के विपरीत दिशा में चलें? तो हाँ, इसका प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है आइए देखें। तो किरचॉफ ने क्या कहा, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ये बात कहा था किरचॉफ ने। तो चलिए एक एक खंड की हम बात करें। इस खंड को हम लेते हैं फर्स्ट, तो यहीं से हम यात्रा शुरू कर रहे हैं। इस खंड को हम लेंगे तो इसमें बहने वाली धारा क्या है, I1। ओके, इसमें प्रतिरोध क्या है, R1। ओके, इसका हम करेंगे गुणा, गुणा करेंगे तो धन होगा कि ऋण होगा, ये फाइनल करना है। देखिए भाई, इस खंड में हमने धारा I1 और प्रतिरोध R1 का गुणा हमने कर दिया है, लेकिन अब हमें ये सेट करना है कि यह इस दोनों का गुणनफल धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा। तो हमें ये देखना होगा क्या हम धारा की दिशा में चल रहे हैं। हाँ भाई, तो धारा की दिशा में चल रहे हैं तो धनात्मक होगा, धन होगा, और धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो ऋण होगा। अब आइए, यहाँ तक काम हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का काम हो चुका है। अब यहाँ से यहाँ तक आते हैं इस खंड में, तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध नहीं है, इसमें विद्युत वाहक बल भी नहीं है, ठीक है, और धारा तो है लेकिन प्रतिरोध नहीं है। तो I1 और देखिए किसी भी तार का प्रतिरोध शून्य नहीं होता है, ये तो मान लीजिए। ये जब तार है ना और यहाँ पर प्रतिरोध का जिक्र नहीं हो रहा है तो तार का अपना कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है। लेकिन इस चित्र में अगर ऐसा नहीं बना हुआ है, जिग-जैग ऐसा अगर नहीं बना हुआ है कहीं, तो आप समझिए कि प्रतिरोध शून्य। ये पढ़ने का तरीका है, ठीक। आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये तो तार है, तार का कुछ ना कुछ तो कम ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है, तो आपने यहाँ पर 0 क्यों लिखा।
तो ये मैं मानता हूँ कि अपने तार का भी कुछ प्रतिरोध होता है, लेकिन पढ़ने लिखने के इस काम में जब हम किसी तार का चित्र बनाते हैं और जिग-जैग ऐसे नहीं दिखलाते हैं तो यही माना जाता है प्रतिरोध शून्य मानकर हम पढ़ते हैं, ठीक ना। है शून्य है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, शून्य मानकर हम इसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ का प्रतिरोध शून्य हमने मान लिया तो क्या हो जाएगा, गुणनफल तो शून्य हो जाएगा, तो अब इसके बारे में सोचना ही नहीं है। ओके, अब आते हैं हम इस खंड में। तो इस खंड में हम ऐसे चल रहे हैं, धारा की दिशा के विपरीत चल रहे हैं, ये दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। तो विपरीत चल रहे हैं तो इसमें कौन करंट क्या मिलेगा, I2। ओके, इसमें प्रतिरोध R2 और धारा के उल्टा हम चल रहे हैं तो माइनस। ठीक, अब इस खंड में आ जाइए तो प्रतिरोध नहीं है तो शून्य हो जाएगा। तो हम बंद पास एक के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध का यहाँ पर हमने गुणनफल कर दिया है। अब हमें योगफल यहाँ पर निकालना है। तो ठीक है, योगफल के लिए क्या करेंगे, दोनों को रख देंगे इस तरह से, I2 R2 योगफल हो गया भाई। ये योगफल हमने निकाल लिया। तो किरचॉफ ने कहा कि योगफल बीजगणितीय योगफल उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बराबर होता है तो एक पक्ष हमने निकाल लिया, धारा और प्रतिरोध का गुणनफल एक पक्ष है उसको हमने निकाल लिया, अब दूसरा पक्ष हम निकालने जा रहे हैं बंद पास एक में ही। तो देखिए, आइए विद्युत वाहक बल देखा जाए। तो यहाँ पर मिल जाएगा E1। हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो E1 धनात्मक, धारा की दिशा में चलेंगे धनात्मक होगा, धारा के विपरीत चलेंगे ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पर E1 मिल गया धनात्मक। ठीक, अब ऐसे हम बढ़ रहे हैं, इसमें तो E है नहीं, इसमें चले तो हम उल्टा चल रहे हैं, उल्टा चलने की वजह से E2 क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। अब इसके बाद इसमें तो E है नहीं, तो यहाँ पर अगर इसका बीजगणितीय योग हम करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। और किरचॉफ ने यही बात कहा था कि विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2। तो ये आ गया E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I1 R1 माइनस I2 R2। तो ये तो बंद पास एक के लिए हमने लिखा है। यहाँ पर लिखा है E1 माइनस E2, इसको शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा E, इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं सिग्मा IR, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ओके, बंद पास एक के लिए ये हमने लिखा है। अब हम बंद पास दो देखेंगे। ओके, बंद पास दो, बंद पास दो में देखिए, यहां पर भी कहीं कोई निशान लगा दीजिए, जहां से मुड़कर वहां से चलिए, लेकिन कहीं तो निशान लगाइए कहां से आप चल रहे हैं। यात्रा कहीं से भी आप प्रारंभ कर सकते हैं और किसी भी दिशा से आप प्रारंभ कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। किसी भी प्रकार से निकालेंगे तो हर हाल में जो इक्वेशन प्राप्त होगा विद्युत वाहक बलों के योगफल का और IR के योगफलों का, वो एक समान प्राप्त होगा, चाहे जैसे चलिए। तो आइए हम B से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, चाहे A से चलना शुरू, कहीं से भी चलिए। तो हम यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे तो इसमें I1 प्लस I2 दोनों धाराएं हैं, यहाँ से चलिए अच्छा रहेगा। तो आप यहाँ से चल रहे हैं इस तरह से और चलकर फिर हम यहीं पर पहुंचेंगे। तो पहला खंड तो हमारा यही होगा। पहले खंड में देखा जाए तो धारा I2 है और प्रतिरोध R2 है। चिन्ह क्या होगा, तो अब तो हम धारा की दिशा में चल रहे हैं
तो जब हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो चिन्ह धनात्मक होता है। देखिए जब 1 पास 1 की बात हुई थी तो यही I2 था, यही R2 था, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ था। लेकिन जब हम 1 पास 2 की बात कर रहे हैं तो यही I2 है, यही R2 है, लेकिन धनात्मक चिन्ह के साथ हम बात कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो हमारा चलने का तरीका है वो धारा की दिशा में है, इसलिए। आइए, इसमें तो प्रतिरोध है ही नहीं। इसमें अगर हम बात करें तो धारा है यहाँ पर I1 प्लस I2। हाँ यस बोलिए। और इसमें प्रतिरोध है R3। सर धारा के विपरीत। हाँ बोलिएगा, बोलिए सर धारा हाँ धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो विभवांतर ऋणात्मक होगा। हाँ, विद्युत वाहक बल भी ऋणात्मक होगा और IR का गुणनफल भी ऋणात्मक होगा, ठीक ना, ऋणात्मक होगा। विभवांतर सर, विभवांतर भी ऋणात्मक होगा। वही विद्युत वाहक बल, उसी को विभवांतर समझिए, ऋणात्मक होगा धारा के विपरीत दिशा में चलेंगे तो, ठीक है। ओके भाई, देखिए IR क्या है, I और R का गुणा कर रहे हैं तो एक तरह से विभवांतर तो है ना भाई। I और R का आप गुणा कर रहे हैं तो क्या आप निकाल रहे हैं, ये तो विभवांतर ही एक तरह से निकल रहा है ना। तो धारा के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं तो फिर तो ये ऋणात्मक हो जा रहा है, और धारा की दिशा में चलेंगे तो धनात्मक, ठीक है। आप इस बात को समझ गए हैं, आपके पूछने का मैं मतलब समझ गया, और आप भी जो मैंने बताया वो समझ रहे हैं। तो ये R3 हो गया, I1 प्लस I2 R3 हो चुका है यहाँ पर। देखिए अब यहाँ पर चलते हैं तो प्रतिरोध है नहीं, हमारी यात्रा यहाँ पर B पर पूर्ण हो जाती है। तो एक पक्ष का बात हो गया, अब दूसरा पक्ष हम लेंगे विद्युत वाहक बल। तो आइए इसी में हम देखें विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल तो E2 है और हम चल रहे हैं धारा की दिशा में, तो E2 क्या हो जाएगा, धनात्मक। देखिए जब हम 1 पास 1 में थे तो E2 ऋणात्मक था, लेकिन 1 पास 2 की बात किए तो E2 क्या हो गया, धनात्मक हो गया। क्यों, क्योंकि हम तो धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो E2 धनात्मक हो गया। इसमें E नहीं है, इसमें E नहीं है, इसमें E नहीं है, इसमें है तो हमने लिख दिया। तो इसके लिए फार्मूला बनाएंगे तो क्या होगा, E2 इज इक्वल टू, ओके किसी को आप पहले लिखिए, सब धनात्मक है तो I2R2, ओके, और यहाँ पर प्लस हो गया ब्रैकेट में I1 प्लस I2 ब्रैकेट क्लोज और R3, ठीक है। यही यहाँ पर प्राप्त हुआ है। यही है किरचॉफ का दूसरा नियम। तो किरचॉफ का पहला नियम और किरचॉफ का दूसरा नियम हम लोगों ने देखा और इसको समझा। किरचॉफ के ये नियम लगेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, जब हम प्रतिरोध निकालेंगे, बहुत जटिल कोई सर्किट होगा उसमें हम धारा निकालने की कोशिश करेंगे, प्रतिरोध निकालने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर किरचॉफ के ये दोनों नियम काम आएंगे आगे। तो आज की पढ़ाई मैं यहीं पर रोकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। के बारे में काफ़ी विस्तृत चर्चा हम SN सिंह लाइव क्लास में कर चुके हैं। यदि आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 96 16 72 78 46 पर अपना नाम व क्लास सेंड करें। SN सिंह लाइव क्लास जूम ऐप पर चल रहा है। मेरा ID 5563633017 तथा पासवर्ड QWEREY @123 है। धन्यवाद।